मैं बोलूंगी और तुम लोग सुनो, ठीक है? तो आज हम राइट इलियक फोसा के लंप बोलते हैं इसको, या राइट इलियक फोसा मासेस, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हमको थ्योरी में भी आ सकता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जब हम करेंगे प्रैक्टिकल तो उसमें हमको मिल सकता है। तो ये टॉपिक मैं चुनी हूँ, तो इसको हम जस्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और तुम लोग स्लाइड देख सकते हो साथ में मेरे, और उसको बस सुनो, कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे तो वो आगे अपने को काम आएंगे। तो राइट इलियक फोसा मासेस आर राइट इलियक फोसा लंप, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसकी जो मेंटल पिक्चर है वो डायग्राम देख के अपने मन में बना लो। राइट साइड, ठीक, एब्डोमेन को हम जो टोटल 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। डिवीजन की ये जो दिख रही है, हमको दिख रहा है पिक्चर, इसको हमने Yes, ma'am. है ना, दिख रहा है मिड क्लेविकुलर लाइन, ये दोनों मिड क्लेविकुलर लाइन। इसको याद रखना इसलिए कि कभी हमको एग्जाम में आया या भविष्य में भी हम जब कुछ पढ़ेंगे आगे तो हमको काम आएगा। तो ये जो दोनों लाइन दिख रही है मिड क्लेविकुलर लाइन, और एक जाती यहाँ से नीचे वाली लाइन जाती ट्रांस ट्यूबरकुलर, ये जो दो ट्यूबरकुलर होते हैं उसके बीच से जा रही है, और ऊपर वाली जाती ट्रांस पाइलोरिक। तो दोनों लाइन का वो याद करो, अपर और लोअर। और ये इसका जो ये जो स्लाइड्स हैं वो मैं तुम लोग के सीआर को भेज दूंगी, तो वो सब लोग लेके उससे बाद में रिवाइज कर लेना, ठीक है? आवाज आ रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. तो आ रहा ये है. जो आ रहा है ना, ये नीचे वाला जो लाइन है इसको हम बोल रहे हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन। ऊपर वाली जो लाइन है ये है ट्रांस पाइलोरिक लाइन। इसी लेवल पे पाइलोरस मतलब क्या होता है, स्टमक का, यहाँ पे कहीं हमको स्टमक भी मिलता है ये, ठीक है, इस जगह पे। तो राइट इलियक फोसा ये दिख रहा है हमको पिक्चर में, इसको पीले कलर से दिखाया है। इसकी मेंटल पिक्चर बना लो कि कहाँ पर अपने को पढ़ना है। राइट इलियक फोसा की एनाटॉमी में यदि हम आते हैं तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर से दिखा रहा है यहाँ पे कि राइट इलियक फोसा में क्या क्या आता है। यदि हमको क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, या फिर हमको कुछ क्लिनिकल केस मिलता है जिसमें हम डिस्कशन करना है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि राइट इलियक फोसा में क्या क्या चीजें रहती हैं, ठीक? तो सबसे पहले सबने नाम सुना होगा अपेंडिक्स का, ठीक है? अपेंडिक्स लगी रहती सीकम के साथ। तो लोअर एंड ऑफ द सीकम और सीकम के एंड में रहती है टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम। यूरेटर वहीं पर आती है, पीछे की तरफ यूरेटर आती है। राइट ओवरी फेलोपियन ट्यूब फीमेल्स में मिलेगी। तो ये जो साइट है, इस जगह को मोस्ट कॉमन हमको ये दिमाग में पिक्चर रखना चाहिए कि क्या क्या चीजें मिलेगी हमको। साथ में जब हम और भी बुक में पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, तो हमको ये होना चाहिए पता कि ये जो जंक्शन होता है टर्मिनल इलियम का और अपेंडिक्स का, इस जगह पे लिम्फ नोड बहुत रहते हैं। और जो कंसिस्टेंसी होती है फूड की जो कंसिस्टेंसी होती है लिक्विड से टूवर्ड्स सॉलिड, ये यहीं पे चेंज होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक इलियोसिकल वॉल भी होता है ना? और यहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं और यहाँ पर लीफ नोड भी ज्यादा होते हैं। तो जो ट्यूबरकुलर जो डिजीज होती है मेनली गट की, वो यहाँ पर अपने को इस जगह पे मिलती है बहुत। तो जब भी हम डीडी में पढ़ेंगे डिफरेंशियल, डीडी मीन्स कि इस जगह में जब हम ऊपर से पेशेंट को देखते हैं तो उसके क्लिनिकल फीचर्स और उसकी कंप्लेन और उसकी जो हमको फाइंडिंग्स मिलती है, जो हम देख रहे हैं वो साइन है और जो पेशेंट बोल रहा है हमको वो सिम्टम है। तो जो पेशेंट की कंप्लेन है उसके जो सिम्टम्स है, और हमने जो उसको इस जगह पे राइट इलियक फोसा में पाल्पेट किया, तो उससे जो हमको फाइंडिंग मिलेगी, दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की 1 2 3 4। और उसके साथ में हम सोनोग्राफी और सीटी स्कैन की फाइंडिंग और ब्लड पिक्चर की फाइंडिंग जोड़ के डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। तो ये समझ आया राइट इलियक फोसा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो Yes. इतना तो समझ आ गया ना, दिमाग में ये रखना है अपने को, मेंटल पिक्चर बनाना है, क्योंकि पेशेंट भी तुम लोगों ने ज्यादा नहीं देखा है। तो राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या क्या चीजें रहती हैं वो सोचो। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के साथ सीकम, सीकम के साथ टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम के साथ लिम्फ नोड्स आ जाएंगे। और पीछे की तरफ जब तुम लोग एनाटॉमी और वो पढ़े होगे अपने को,
तो ये सॉस मसल पीछे रहती है, रिट्रोपेरिटोनियली पीछे सॉस मसल भी आती है, तो उससे रिलेटेड डिजीज भी हम यहाँ राइट साइड पता करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, राइट इलियक फोसा मास। तो राइट इलियक फोसा मास को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो ऊपर की एब्डोमिनल वॉल पे क्या है, एब्डोमेन के अंदर क्या है, और रिट्रोपेरिटोनियल मींस हम जब पढ़ते हैं, तुम लोग को भी ऐसे थोड़ा सा मेंटल पिक्चर बता दूं कि पेरिटोनियम क्या होती है। तो जो ऊपर की स्किन होती है उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, फिर मसल्स आती हैं, और मसल्स के पीछे एक पेरिटोनियल कवरिंग होती है। ठीक है, वो पेरिटोनियल का 2 तरह की होती है पेरिटोनियम, इसको जो बाहर की होती है इसको पेराइटल बोलते हैं, जो पूरे एब्डोमेन की लेयर के साथ लगी रहती है, और जो हर एक आर्गन के ऊपर लगी रहती है उसको हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। और इस जो पेरिटोनियम के पीछे की जो भी चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल। जैसे किडनी रिट्रोपेरिटोनियल है, पैंक्रियाज रिट्रोपेरिटोनियल है, और सम पार्ट ऑफ द डिओडनम भी रिट्रोपेरिटोनियल है। तो ये जो चीजें हैं वो, और जैसे एब्डोमिनल अओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, ये सब क्या है, पेरिटोनियम के पीछे की तरफ है। किडनी, तो इनको हम बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल चीजें। ठीक है, तो 3 तरह से हमको मास को देखना है कि एब्डोमिनल वॉल में क्या है, इंट्रा एब्डोमेन में क्या मिल रहा है, और रिट्रोपेरिटोनियल क्या है। एब्डोमिनल वॉल में क्या क्या हो सकता है, कोई भी जो प्रेशर के साथ यदि हमको इंजरी होगी तो उसको बोलते हैं हेमेटोमा, जब अंदर की या तो ब्लड वेसल और टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू या मसल्स थोड़ा भी क्रस्ड होता है और वहां पर कलेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हीमेटोमा। तो यदि उसके कारण कोई भी स्वेलिंग है तो उसको हम हीमेटोमा बोलेंगे। एब्सेस हो सकता है उस जगह पे, स्किन में कोई भी उस साइट पे एब्सेस हो सकता है। इंसिजनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया इट मींस हमेशा हम अपेंडिक्स जब करते हैं, ये रेड वाला मार्क दिख रहा है, अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसके बीच एक लाइन खींचते हैं, स्पाइनो अम्बलाइकल लाइन, और उसके बाद उसका जो 1/3 और 2/3 है, ये जगह, ये जो मेरा पॉइंटर दिख रहा है, ये दिस इज द साइट ऑफ अपेंडिक्स। इस जगह पे हम नीचे की तरफ मैकबर्नीज इंसिजन लगाते हैं ऐसे। नाम इंसिजन का क्या है, मैकबर्नीज या रदरफोर्ड या लेंज, कुछ भी यहाँ पे 3-4 तरह से बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे लगाते हैं राइट पैरामीडियन, मतलब यहाँ से यहाँ तक। दिख रहा है क्या पॉइंटर? हेलो, नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा। लाल कलर का पॉइंटर नहीं, मैम माउस से यूज करिए तो। हाँ हेलो, मैम ये मैं तो वो हाथ में पकड़ी हुई हूँ एक रिमोट। मैम वो वाला नहीं दिखेगा, माउस का पॉइंटर यूज करिए, अच्छा राइट चलो, क्लिक करके। अब तुम लोग खुद समझो, जब आओगे ना एग्जाम समय तब मैं तुमको बताऊंगी, ठीक है? हाँ, क्योंकि ज्यादा मुझे कंप्यूटर नहीं आता चलाते। ठीक है, तो इंसिजन के बारे में नहीं पता होगा, अभी नाम मालूम है इंसिजन के? नहीं मालूम ना, कोई बात नहीं। तो हम जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें 4-5 तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो इंसिजनल हर्निया पोस्ट अपेंडिक्टोमी बोल रहा है, मतलब अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद हर्निया, यहाँ पे एक इलियोइंग्वाइनल नर्व आती है, ठीक, वो नर्व इंसिजन के समय कट जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, इंसिजनल हर्निया होता है। कई बार इसमें अलग से क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट, ये हमको पता होना चाहिए कि इंसिजनल हर्निया क्या होता है। ठीक है, वो उसको अलग से अभी पढ़ाएंगे। ट्यूमर, लाइपोमा, फाइब्रोमा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सारी स्वेलिंग है स्किन वाली, हेमेटोमा, एब्सेस, इंसिजनल हर्निया, ट्यूमर, इसमें लाइपोमा या फाइब्रोमा। लाइपोमा क्या होता है, एक राउंडेड स्वेलिंग होती है, पेनलेस होती है, साइज में बढ़ते जाती है, सॉफ्ट होती है। और लाइपोमा का एक कैरेक्टरिस्टिक साइन याद रखना, आप लोग को क्या होता है मालूम है? कुछ मालूम है? नो मैम। सुन रहे हो? सो गए? यस मैम, सुन रहे हैं। लाइपोमा के साइन का नाम बताओ। स्लिप साइन, स्लिप साइन याद रखना, ठीक है? लाइपोमा में कैरेक्टरिस्टिक एक साइन होता है, स्लिप मतलब हिंदी में अपने को पता है कि कोई भी चीज हाथ रखने से जैसे स्लिप होती है ना, तो लाइपोमा के ऊपर भी जब हम फिंगर रखते हैं तो वो स्लिप होता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब स्किन से फ्री रहता है, स्किन से अटैच नहीं रहता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइपोमा। तो वो लाइपोमा मिल सकता है, छूने के बाद हम डायग्नोसिस बनाते हैं, ये सब 60 केस में मिलते हैं तुम लोगों को। तो उसमें हमको देखना है कि लाइपोमा है कि फाइब्रोमा। अब फाइब्रोमा मीन्स
बाहर से तो नहीं समझ आता, लेकिन क्या समझ आता है, फाइब्रोमा थोड़ा सा हार्ड होता है और कभी कभी पेनफुल भी होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व। तो ये सब चीजें हमको मिलेंगी, तो ऊपर से स्किन में ये सब हमको दिखेगा, ठीक है, ऊपर की मसल लेयर के ऊपर तक का, अंदर नहीं जाना। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे, जस्ट सुन लो, अभी थोड़ा बहुत याद रहेगा तो काम आएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपेंडिकुलर मास। अपेंडिकुलर मास जो होता है, अब जैसा कि नाम हमको पता चल रहा है, अपेंडिकुलर मास मींस रिलेटेड टू अपेंडिक्स। तो अभी हमने वो देखा है कि राइट इलियक फोसा में अपेंडिक्स रहता है, तो अपेंडिकुलर मास में क्या क्या होता है, तो अपेंडिकुलर मास जो बनता है उसमें आएगा, एक तो अपेंडिक्स रहेगा, दूसरा सीकम रहेगा, सीकम के साथ थोड़ा सा उसमें क्या आता है, ओमेंटम। ओमेंटम को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं। क्या ओमेंटम क्या होता है, गार्ड की तरह उसको सुरक्षा करने के लिए चला आता है। जब भी हम कभी ऑपरेशन करते हैं, जब कभी कोई सर्जन बनेगा, तो जब भी कोई पैथोलॉजी अपने को ढूंढना है, जैसे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यदि ओमेंटम वहां पर आया है, उसका मतलब ही क्या होता है कि पैथोलॉजी वहां है। ओमेंटम उस जगह को क्या कर देता है, पूरा रैप करके सुरक्षित करता है उस जगह को, मीन्स इन्फेक्शन को पूरे एब्डोमेन में फैलने नहीं देता है। तो अपेंडिकुलर मास में सबसे पहले एक तो अपेंडिक्स आ जाएगा, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम, सीकम, लिम्फ नोड, थोड़ा सा फ्लूइड रहेगा, ठीक, और ओमेंटम रहेगा। ये सब मिलके क्या बनाएंगे, और कभी कभी उसमें पस भी आ जाता है, तो ये सब चीजें मिला के एक राइट साइड इलियक फोसा में एक मास बनाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर मास। आगे थोड़ा सा हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड आता है इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस, जैसा मैं पहले बोली थी, ये जो जगह होती है जहाँ पे कि एक वॉल्व भी होता है, मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, एनाटॉमी जिन्होंने पढ़ा है उनको भी याद आ रहा होगा अच्छे से, कि एक स्मॉल गट से जब हम कोलन की तरफ जाते हैं, सीकम की तरह, तो वहाँ पे एक वॉल्व होता है, वहाँ पे बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया होता है, और साथ में मेसेंट्री होती है, और जो फीकल मैटर होती है उसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होती है, लिक्विड से टूवर्ड्स सेमी सॉलिड की तरफ, है ना। तो ये जो जगह होती है जहाँ पे बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलर, मेनली ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया, कॉक्स, कॉक्स एब्डोमेन भी जिसको बोलते हैं हम, तो ये जो ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया होता है, ये यहाँ पे इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस करता है। वो भी दो तीन तरह की होती है, ट्यूबरकुलर होगी या लिम्फाइड होगी। उसमें क्या होगा, फीचर्स पूरे हमको ट्यूबरकुलोसिस के मिलेंगे, साथ में अनीमिया रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, और वॉमिटिंग रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम कार्सिनोमा ऑफ सीकम। तो जो सीकम है उस जगह के मैलिग्नेंसी मिलेगी। एक्टिनोमाइकोसिस, ये जो नाम मैं बोल रही हूँ उन सबको दिमाग में रखना है। एक्टिनोमाइकोसिस एक डिजीज होती है, वो मिल सकती है। सॉस एप्सिस मिलेगा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा मिलेगा, और जैसे कि फीमेल, जैसे कि इक्टोपिक किडनी होती है, वो उस जगह पे आ सकती है नीचे की तरफ सरक कर। मेल पेशेंट में कई बार वहां पर जो टेस्टिस होता है, T10 लेवल से डिसेंड होके वो सीधे जो स्क्रोटम सैक में आता है 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जो बर्थ होता है बेबी का, तो वहां पे आता है। अनडिसेंडेड कंडीशन में कई बार राइट इलियक फोसा में भी हमको टेस्टिस मिल सकता है। इक्टोपिक किडनी मिलेगी, और अपेंडिकुलर एब्सेस मिल सकता है जहाँ पे मास रहता है। ये अपेंडिकुलर मास जो होता है वो लास्ट में जो भी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट है वो एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है, अपेंडिकुलर ट्यूमर हो सकता है, और म्यूकोसिल ऑफ अपेंडिक्स। ये तीन कंडीशन और साथ में हम जोड़ते हैं अपेंडिकुलर मास के साथ। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है या वाइवा पूछते हैं हमसे, तो उसको अभी याद करो, तुम लोग का सेमिनार क्लास है, कि राइट इलियक फोसा में हमको क्या क्या मिल सकता है। एक तो अपेंडिक्स से रिलेटेड क्या क्या होगा, अपेंडिकुलर मास होगा, मास में भी उसके आसपास का जो पिक्चर याद कर लो कि क्या क्या होता है, ठीक। उसके साथ हमको वहां पर जब मास की कई बार क्या होती है, हम एक रेजिम चलाते हैं ट्रीटमेंट, अभी उसको मैं बताऊंगी, तो उसके साथ वो ठीक होता है। नहीं ठीक हो रहा है तो वो कब कन्वर्ट होता है एब्सिस में। कई बार रेयर होता है, ये अपेंडिकुलर मैलिग्नेंसी बहुत रेयर कंडीशन होती है, और ये में भी मिल सकती है, रेयर चीज है। और कभी कभी म्यूकोसिल ऑफ अपेंडिक्स भी मिलता है, तो ये कंडीशन है। इनको हम थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर मास, पिक्चर दिख रही है बच्चों?
यस मैम। यस मैम दिख रही है। हाँ। यस मैम। तो ये जो पिक्चर है इसमें देखो तुम लोग, राइट इलियक फोसा है। राइट इलियक फोसा में अपेंडिक्स के साथ जो भी चीजें मिल रही हैं वो मास बना रही है। जब भी पेशेंट अपने पास आता है तो कंप्लेन के साथ आता है कि इमरजेंसी में आता है कि राइट, ये जनरली 10 से 15 दिन की हिस्ट्री रहती है। 4-5 दिन तो अपेंडिसाइटिस में निकल जाते हैं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस जिसको हम बोलते हैं। तो कई बार पेशेंट नहीं आ पाता अपने पास, ट्रीटमेंट नहीं लेता, लेट आता है। तो उस कंडीशन में जब भी अपने पास आएगा, एक्यूट स्टेज निकलने के बाद क्या होती है, वहां पर ओमेंटम आ जाता है। इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड हमेशा बनता है, याद रखना। जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, तुमने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड बनता है, वो फ्लूइड रहेगा। साथ में पस आ सकता है, लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं और इडीमा हो जाएगा पूरा। ठीक है, गट का एडिमा, अपेंडिक्स का एडिमा और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो जाते हैं, वो थिकंड और स्वेल हो जाती है। और साथ में उसमें ये मेनली ओमेंटम आ जाता है, लार्ज ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। ओमेंटम दिख रहा है पीले कलर का, ये जो येलो येलो है नीचे खिसक कर आ गया है, वो पूरा रैप कर लेता है। तो बेसिकली जो अपेंडिक्स होती है, जो पेरिटोनियल कंटेंट है, उसको एक पूरा बंच में बना लेता है ताकि पूरी चीजें एब्डोमेन में ना फैले। उसको लोकलाइज करता है। क्या करता है? लोकलाइज समझ आ रहा है? एक पूरा थैली टाइप बना लेता है कि जो भी चीजें होंगी वो उसके अंदर होगी, पूरे एब्डोमेन में नहीं फैलेगी। तो जो भी एक्यूट अपेंडिक्स के फीचर्स हमने पढ़ लिया होगा, लेक्चर पढ़ा है अपेंडिक्स, जो भी है पढ़ा नहीं पढ़ा। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, बस थोड़ा सा साइन सिम्टम रहता है। क्या होता है, जब पेशेंट अपने पास आता है इमरजेंसी में, तो राइट साइड, राइट इलियक फोसा में पेन बेसिकली शुरू तो होता है अम्बलाइकस के पास से, और पेन फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है राइट इलियक फोसा में। कई बार वॉमिटिंग होती है, कई बार नहीं होती, टीएलसी काउंट बढ़ा रहता है और पेशेंट को अनइजीनेस फील होता है, साथ में फीवर आता है। ये इतने फीचर्स के साथ अपने पास आता है। तो आजकल तो सोनोग्राफी जल्दी हो जाती है, तो इसमें अपने को पकड़ आ जाता है। ठीक, सोनोग्राफी कराने से पता चलता था। कई बार पेशेंट कंजर्वेटिव आ जाता है, नहीं तो फिर हम उसको अपेंडिसेक्टमी करते हैं। और जिस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास लेट आता है, तो उसमें क्या होता है कि ये लिखा है, इसमें पढ़ो, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, ग्रेटर ओमेंटम, एडिमेटस सीकम, पेराइटल पेरिटोनियम और इलियम। तो ये सब मिला के क्या बना लेते हैं, पूरा अपेंडिकुलर मास। मीन्स हर जगह इन्फ्लेमेशन होगा, पस होगा और जो भी कलेक्शन होगा साथ में। इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में टोटल ब्लड काउंट कराएंगे और सोनोग्राफी कराएंगे। सोनोग्राफी में इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स अपने को दिखेगी। अपेंडिकुलर मास के ट्रीटमेंट में आते हैं, तो पेशेंट जनरली जो मास वाला आता है वो एक्यूट स्टेज में नहीं आता हमारे पास, वो आता है 6 से 7 दिन के बीच में, तभी 6 से 7 दिन लगता है ये बनने में। तो इसमें एक चलाते हैं ओरल रेजिम, जिसका नाम है ऑस्नर सेरिम रेजिम। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कई बार अलग से, कि ऑस्नर सेरिम रेजिम क्या है। तो उसको हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड उसको ओरल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं पेशेंट को। सबसे पहले नील बाय माउथ करेंगे, नील बाय माउथ देते हैं, करते हैं, राइस ट्यूब डाल देंगे, कैथेटराइज करते हैं पेशेंट को, ड्रिप लगाएंगे, ड्रिप 4 से 5 ड्रिप देंगे पेशेंट को, पेन किलर देंगे, एंटी वोमिटिंग देंगे, एंटीबायोटिक देंगे और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे साथ में। ठीक है, इतना देंगे। सबसे पहले पेशेंट को राइस ट्यूब डालेंगे, कैथेटर डालेंगे, 4 to 5 फ्लूइड देंगे, पेन किलर देंगे साथ में, और उसकी क्या करते हैं, टेम्परेचर चार्टिंग, बीपी चार्टिंग, पल्स चार्टिंग करेंगे और एब्डोमेन का गर्थ नापते हैं कि कहीं पेट में सूजन तो नहीं बढ़ रहा है, लंप बढ़ तो नहीं रहा, और ये देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन सेटल हो रही है कि डिटेरियोरेट हो रही है। तो 4 से 5 दिन चलाने का है। यदि तीसरे दिन तक देखते हैं पेशेंट रिवाइव होने की बजाय डिटेरियोरेट हो रहा है, कि उसका जो लुक वाइज भी अपन देखते हैं ना, सिक लुक रहता है पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट खुद ही अपने को बताता है कि उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 3 से 4 दिन के ट्रीटमेंट में हम वॉच कर सकते हैं। उसके बाद यदि नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो उसको हम ऑपरेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ऑस्नर सेरियम रेजिम, मीन्स किस कंडीशन में हमको पेशेंट को ड्रिप नहीं लगाना, मीन्स ऑपरेट नहीं करना है। ऑस्नर सेरियम रेजिम इट मीन्स नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो कब नहीं करना है, जब डायग्नोसिस डाउट में हो, जब ये नहीं पता हो कि अपेंडिकुलर लंप है कि कुछ और है।
एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, यदि बहुत छोटे बच्चे हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, और एल्डरली मोर देन 60 ईयर, डाउटफुल कंडीशन में हमको ओरल रेजिम नहीं देना है। और गैंग्रीनस अपेंडिक्स, ये बाहर से तो नहीं पता चलेगा, गैंग्रीनस हमको जनरली है तो स्कैन में हमको नहीं पता चलता उतना, पेशेंट की जो कंडीशन होती है उससे हम पता करते हैं। गैंग्रीनस यदि अंदर हो रहा है कोई भी बॉडी के अंदर गैंग्रीन, तो पेशेंट टुवर्ड सेप्टिक शॉक में जाता है, फीवर बढ़ाएगा, पल्स बढ़ा रहेगा और इल लुकिंग रहेगा, डिस्निया रहेगा, ये सब चीजें पेशेंट में रहेंगी। तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को वेट एंड वॉच नहीं करेंगे, सीधे उस समय हम लोग उसको ऑपरेटिव प्रोसीजर करेंगे। और डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस मीन्स पूरे पेट का इन्फेक्शन, जब जहां भी हम हाथ लगाएंगे पहले लोकलाइज रहता है, और डिफ्यूज मीन्स पूरे पेट में, मतलब जिसको हम पेट बोलते हैं, एब्डोमेन, चेस्ट से नीचे और पेल्विस तक, उस पूरी जगह में पेन होगा तो उसको हम बोलते हैं कि पेरिटोनाइटिस। इस कंडीशन में हम ओरल ट्रीटमेंट नहीं चलाएंगे। ये बाजू में बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया टू डिसकंटिन्यू द ऑस्नर सेरियम रेजिम। कई बार पूछते हैं वाइवा में, है ना, वाइवा में 2-4 लाइन पूछते हैं तो इसको रट लेना है कि ऑस्नर सेरियम रेजिम क्या होती है और उसके क्या क्राइटेरिया है डिसकंटिन्यू करने के। पेशेंट, इसमें दिखा है कि पेशेंट बिकम मोर टॉक्सिक, ट्रैकिकार्डिया, हाई फीवर। जब पेशेंट का लुक टॉक्सिक दिखेगा, उसकी पल्स बढ़ जाएगी, उसको बुखार रहेगा, इस कंडीशन में ज्यादा हाई ग्रेड फीवर रहेगा, तब वॉमिट करते रहेगा लगातार, एब्डोमिनल गर्थ बढ़ती रहेगी, पेरिटोनाइटिस पूरे पेट में हो जाएगा, और लंप का जो हम साइज नाप रहे थे यदि वो बढ़ते रहेगा, और साथ में सोनोग्राफी फीचर में हमको पता बोलेगा कि अभी मास की जगह क्या हो गया है, एब्सेस। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ओरल ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करेंगे। ये इस वाले टॉपिक में नीट पीजी में भी क्वेश्चंस आते हैं कि कब करना है, कब नहीं करना है। तो अपेंडिकुलर मास समझ आ गया दिमाग में, ठीक है। ओरल करते हैं और ओरल डिसकंटिन्यू करने का भी कुछ क्राइटेरिया है। कई बार अपेंडिकुलर मास एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जगह जगह पे एब्सेस के नाम दिखाए हैं। तो बाहर से तो बस पेन और फीवर रहेगा, कई बार फ्लक्चुएशन मिलेगा और डल साउंड सुनाई आएगा। ये सब फ्रेनिक एब्सेस, सब फ्रेनिक एब्सेस ऊपर की तरफ, लंबर एब्सेस, पेरिनियल एब्सेस, पेरिटोनियल, विट्रोपेरिटोनियल एब्सेस, पेल्विक एब्सेस, ये मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन के रूप में। अपेंडिकुलर एब्सेस, जब इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगा और पस डेवलप हो जाता है, उस समय उसको हम अपेंडिकुलर एब्सेस बोलते हैं, जो अलग अलग पोजीशन में अभी मैं बताई। सोनोग्राफी करेंगे, टोटल ब्लड काउंट करेंगे, उसमें WBC काउंट बढ़ा रहेगा, और सोनोग्राफी में कलेक्शन बताएगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, शुरू में एंटीबायोटिक देंगे, सपोर्टिव देंगे, पेशेंट को स्टेबल करेंगे थोड़ा, और उसके बाद क्या करते हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं, सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं। राइट इलियक फोसा में इंसिजन लगाएंगे, उसको ड्रेन करके एक ट्यूब डाल देते हैं। और इंटरवल अपेंडिसेक्टमी, इंटरवल अपेंडिसेक्टमी मीन्स 3 महीने बाद, 3 से 6 महीने बाद पेशेंट को बुलाते हैं, और क्योंकि सेम समय में इसलिए नहीं करते कि पूरी जगह इन्फ्लेम्ड है और उसमें फीकल फिस्चुला ये सब कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है। तो दिमाग में एक चीज रखना है, एब्सेस इट मींस IND, ड्रेनेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपेंडिकुलर एब्सेस में करेंगे। म्यूकोसील, म्यूकोसील 2 जगह हम सुनेंगे, एक तो इसमें बोलते हैं और दूसरा म्यूकोसील ऑफ गॉल ब्लैडर का नाम सुना होगा तुम लोग ने। म्यूकोसील मींस जो उसकी ओपनिंग होती है, दूसरा ब्लाइंड एंड है, और एक एंड उसकी जो ओपनिंग है दी वो वहां से बंद हो जाती है, तो अंदर स्टेराइल फ्लूइड रहता है, उसको हम लंबी सी बड़ी सी अपेंडिक्स हो जाती है, उसको हम बोलते हैं, ये पिक्चर देखो CT स्कैन के पिक्चर में अपेंडिक्स का ये काफी बड़ा सा दिख रहा है कलेक्शन, इसको बोलते हैं म्यूकोसील। और यदि ये रप्चर हो जाती है तो स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई करती है, ये जो इसका नाम है स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। इसमें भी क्लिनिकल फीचर्स सेम रहेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, अपेंडिसाइटिस और लंप टाइप। कोल्की पिन राइट इलियक फोसा में मिलेगा, मे बी वॉमिटिंग, सोनोग्राफी में पता चलेगी कंडीशन, ट्रीटमेंट इज
अपेंडिसेक्टमी। ये पीजी में आता है ये क्वेश्चन कि म्यूकोसिल ऑफ अपेंडिक्स के रप्चर होने से क्या बनता है, तो स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई नाम है उसका। अपेंडिकुलर नियोप्लाज्म, कार्सिनाइड ट्यूमर जो होते हैं मोस्ट कॉमन अपेंडिक्स में होते हैं, उसकी अलग अलग ग्रेडिंग है। ये रेयर ट्यूमर होते हैं और अपेंडिसेक्टमी के बाद ही इसकी जब हम हिस्टोपैथोलॉजी भेजते हैं, ऐसे अलग से जैसे ब्रेस्ट का ट्यूमर, कोलन का, रेक्टम का पता चलता है, ऐसे उस टाइप से नहीं पता चलता है। लेकिन जब हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी हमेशा भेजना है, जब भी हम चीज निकालते हैं, ये पिक्चर में दिख रहा है इस जगह पे, तुम लोग को पॉइंटर तो नहीं दिख रहा मेरा, ये हल्का सा फूला हुआ जो दिख रहा है हमको मीजो अपेंडिक्स के पास है ना, इस जगह को यहाँ पे ट्यूमर है। तो जो कार्सिनाइड ट्यूमर होते हैं वो भी एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यू में मोस्ट कॉमनली अपेंडिक्स में होते हैं 75% टू 75 to 80%। इट अराइजेस फ्रॉम क्लुस्की सेल्स, क्लुस्की सेल्स बोलते हैं उसको, क्रिप्टोप्लोबर्गुन से, वहां से अराइज होती है। इट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कार्सिनाइड ट्यूमर। कार्सिनाइड ट्यूमर यदि टिप पर है तो अपेंडिसेक्टमी, और सैंपल के बाद मिल रही है तो यदि ऊपर की तरफ है, बेस में है, बेस ऑफ द अपेंडिक्स में है, तो फिर हम क्या करते हैं उसमें पूरा राइट इलियक, राइट हेमिकोलेक्टमी करेंगे पूरा। ज्यादा ऊपर तक इन्वॉल्व होता है तो राइट हेमिकोलेक्टमी इज द ट्रीटमेंट। Now we come to ileocecal tuberculosis। जैसा कि नाम से हम जानते हैं, टीबी के सिंपल जो सिम्टम साइन हम लोग सबको याद है अभी तक, लो ग्रेड फीवर आता है, भूख कम लगती है, पसीना आता है, लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं और साथ में ल्यूमन कम हो जाता है और उसमें स्कारिंग हो जाती है, छोटा हो जाता है, तो फ्लूइड आगे नहीं बढ़ता और क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा और ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कई बार परफोरेशन भी हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा परफोरेशन में आकर, और जब वहां पे नैरोइंग होती है तो आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब डिस्टल इलियम उसमें रिटेंशन होगा और सामने की तरफ कोलैप्स होगा, मींस कोलन में कोलैप्स मिलेगा हमको और पीछे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। 60% अल्सरेटिव एंड 30% अल्सरेटिव हाइपरप्लास्टिक टाइप का होगा। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखना है, अब्डोमिनल पेन इज मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस, एनीमिया, वेट लॉस, अपेटाइट, डायरिया, वही सारे साइन सिम्टम मिलेंगे और साथ में राइट इलियक फोसा में पेन मिलेगा। अब हम कभी टीवी की बात करेंगे तो जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो अब्डोमेन में कई तरह की होती है, 4 से 5 तरह की होती है। कॉक्स अब्डोमेन, इलियोसिकल होता है, स्कारिंग टाइप का होता है, तो अलग अलग टाइप की ट्यूबरकुलोसिस और हाइपरप्लास्टिक टाइप की मिलेगी, ये हमको पढ़ने को मिलती है। लेकिन जो आईसी रीजन में मिलती है वो मोस्टली अल्सरेटिव टाइप की होती है। इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस के लिए जैसा हम कराते हैं, एक तो चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्पूटम करेंगे और साथ में क्या करेंगे हम, ईएसआर जो रहता है वो रेज रहता है, मोन्टुक्स पॉजिटिव रहता है। टीबी के किसी भी केस में हमको याद रखना है कि एक हमको चेस्ट कराना है, एक मोन्टुक्स टेस्ट करना। आजकल आजकल क्या होता है, सीबी नाट करके नाम आता है, सीबी नाट होता है। एक तो जो कोरोना के लिए क्या होता है, ट्रू नॉट, लेकिन जो हमारा ये होता है ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीबी नाट टेस्ट करते हैं। ठीक है, और एक ईएसआर करा लेंगे, सोनोग्राफी कराएंगे, पुराने जमाने में किया करते थे, आजकल नहीं करते हैं, बेरियम स्टडी, कोलोनोस्कोपी भी कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट में जैसा सब लोग जानते हो आजकल कॉम्बिनेशन में आती है रेजिम 1 रेजिम 2, तो कॉम्बिनेशन की एटीटी की दवाइयां देंगे, और कभी कभी जब फुल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा पेशेंट को 1 से 1.5 महीने हम एटीटी देंगे, उसके बाद पेशेंट को क्या करते हैं, ऑपरेट कर देंगे, राइट हेमिकोलेक्टमी। कौन सा ऑपरेशन करेंगे, जगह तो वहां पे राइट इलियक फोसा, लेकिन करते कहाँ तक है, जो ऑपरेशन होता है उसका नाम है राइट हेमिकोलेक्टमी, और टर्मिनल पार्ट इलियम को ट्रांसवर्स कोलन से जोड़ना है, वो दिमाग में रखना। जो इलियम बचेगा उसको हम कहाँ जोड़ते हैं, ट्रांसवर्स कोलन में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा राइट साइड का कोलन को निकाल देते हैं।
ट्यूमर जैसा कि सब जानते हैं, ट्यूमर होने से ब्लीडिंग होगा, पेन होगा, इंडाइजेशन होगा, एनीमिया होगा, मेलेज होगा। कई बार इंसिडेंटल फाइंडिंग होती, कई बार ऑब्स्ट्रक्शन के साथ मिलता है। तो इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा? राइट हेमिकोलेक्टमी। कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, राइट साइड का यदि होगा तो उसमें हमको फिर कई बार यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे, और इसका जो मैलिग्नेंसी का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होगा वो कोलन कैंसर का, वो टोटल राइट हेमिकोलेक्टमी ही होगा इसका ट्रीटमेंट पूरा। एक्टिनोमाइकोसिस, it is caused by actinomycosis israeli, राइट इलेक्ट फोसा में मिलेगी। ये पूरी अल्सरेटिव और अजीब सी क्रॉनिक अल्सरेटिव टाइप की पिक्चर दिख रही है। तो इस पिक्चर में राइट साइड में मास मिलेगा हमको, और बायोप्सी से हमको कंफर्मेशन होगा इसका। डिस्चार्जिंग साइनस मिलेंगे, उसका जो कुछ फ्लूइड भेजेंगे, और साथ में नोड्यूल्स की बायोप्सी भेजेंगे, उससे हमारी डिजीज कंफर्म होगी, और ट्रीटमेंट में हम पेनिसिलिन जी देंगे। कभी कभी सर्जिकली डिब्राइडमेंट, डिब्राइडमेंट मीन्स खराब चीज को छील देना और उस जगह पे स्किन ग्राफ्ट कर देना। अब हम अभी तक हम अंदर की चीजें पढ़ रहे थे, एब्डोमेन के अंदर क्या होता है पेरिटोनियम के। अब हम जाएंगे रेट्रोपेरिटोनियल, मीन्स पेरिटोनियम के पीछे। पेरिटोनियम के पीछे ये पिक्चर दिख रही होगी आप सब लोगों को, ठीक है। बोन के ऊपर हमेशा मसल्स रहती हैं, सॉस मसल्स, सॉस मसल्स, सॉस मेजर मसल्स आ रही है, ये उस जगह पे एब्सेस होता है, सॉस एब्सेस। सॉस एब्सेस की जो फाइंडिंग होती है उसमें पेशेंट के जो पैर के मूवमेंट करते हैं हम पीछे की तरफ, उसको पीछे एबडक्ट करते हैं, तो उसमें पेशेंट को पेन होता है, क्योंकि मसल में स्ट्रेच आती है, तो उसको पेशेंट को पेन फील होता है। राइट इलियक फोसा में पेन की कंप्लेन करेगा, और इसकी कंफर्मेशन डायग्नोसिस बनेगी सोनोग्राफी से। यूएसजी गाइडेड हम पस को भी एस्पिरेट कर सकते हैं। सोनोग्राफी में हमको पॉइंटर दिखेगा, वहां से हम एक बड़ी सी नीडल मोटी वाली डाल के भी कंफर्म कर सकते हैं। सोनोग्राफी गाइडेड पस एस्पिरेशन बोलते हैं उसको। इसकी पैथोलॉजी कई बार क्या होती है, ट्यूबरकुलर भी होती है। सॉस सेप्सिस में भी ट्यूबरकुलर पैथोलॉजी, सॉस साइन मिलता है। थाई तक आता है इंग्वाइनल लिगामेंट से, ये जो दिख रहा है यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे पस आ रहा है, क्रॉस फ्लक्चुएशन भी मिल सकती है। सीटी स्कैन और सोनोग्राफी कंफर्म करेगा ट्रीटमेंट को। और सर्जिकल इंसिजन दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में, ऐसा इंसिजन लगा के उसको ड्रेन करेंगे, और दोनों तरफ ये ट्यूब डाल देते हैं। इंसिजन लगाते हैं स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, उसके बाद पेरिटोनियम को खोलने, पेरिटोनियम को खोलने की जरूरत नहीं, पेरिटोनियम को सामने की तरफ पुश कर देते हैं, और ये पीछे से पेरिटोनियम के पीछे जाते हैं हम, और वहां से ट्यूब डाल देते हैं। ट्यूब डालने के बाद वो अपना पस ड्रेन होने लगता है। साथ में हम ये जो लाइन अंडरलाइन है, यदि कोई अच्छा एग्जामिनर आएगा, आप यदि अच्छे से जवाब दोगे तो पूछेगा किस अप्रोच से करना है। ये अप्रोच हमेशा याद रखना, लेटरल अप्रोच। इस अप्रोच से हम लेटरली जब जाएंगे तो हमको क्या करेंगे, पेरिटोनियम को पुश कर देंगे सामने की तरफ, ठीक, और पीछे से एंटर करेंगे। तो पेरिटोनियम को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इंट्रा एब्डोमेन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और पीछे से करेंगे, लेटरल अप्रोच से करेंगे, और ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट चलाएंगे। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में भी कई बार राइट साइड में स्वेलिंग और लंप मिल सकता है। सीटी स्कैन और सोनोग्राफी से हम कंफर्म करेंगे डिजीज को, और सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। कुछ अदर और राइट इलेक्ट फोसा में मिलती है, एक्टोपिक किडनी मिल सकती है, अनडिसेंडेड टेस्टिस मिल सकते हैं, ट्यूबो ओवेरियन मास। ट्यूबो ओवेरियन मास को तो हम ऑपरेट करके निकालेंगे। अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए, यदि अनडिसेंडेड टेस्टिस की स्ट्रेटजी ये होती है कि यदि वो कितने समय से अंदर है,
क्या पेशेंट 10 से 12 साल का हो गया, यदि 8 साल से 10 साल, जब तक वो स्पर्मेटोजेनेसिस 5 ईयर की उम्र के बाद, जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो रहा है उस समय क्या होता है, यदि टेस्टिस अंदर है तो उसकी हीट के कारण वो एब्डोमिनल टेम्परेचर के कारण वो वर्किंग कम कर देता है, तो ऐसे में मोर फेवरेबल चांस कि वहाँ पे मैलिग्नेंसी डेवलप होती है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हमको निकाल देना ही बेटर होता है। कई बार हम ट्राई कर सकते हैं कम उम्र में यदि है तो उसको नीचे ले आए, लेकिन जनरली यदि एक टेस्टिस बाहर का अच्छा है तो इसको हम अनडिसेंडेज दूसरा अंदर मिल रहा है तो उसको निकाल देते हैं। और एक्टोपिक किडनी में भी यदि नॉन फंक्शनिंग है तो उसको हम निकाल देते हैं। तो अभी हमने जो राइट इलियक फोसा में पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 3 तरह से डिवीजन किए, एक तो स्किन में और मसल्स में, दूसरा पेरिटोनियम के अंदर और तीसरा रिट्रोपेरिटोनियल। तो राइट साइड में जो भी चीजें मिलेंगी, और मेनली सर्जरी में एक खास ये बात है कि हमको स्वेलिंग लिख सकते हैं उस जगह पे, टेंडरनेस, टीएलसी काउंट हमेशा बढ़ा रहेगा, और ट्रीटमेंट में हमेशा हम राइल्स ट्यूब डालेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, पेन किलर देंगे और पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। और ऑपरेशन के लिए उस पर्टिकुलर आर्गन का नाम और सर्जरी का नाम याद रखना है बस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। अपेंडिकुलर एब्सेस कॉमनली आकर इन विच रीजन, किस रीजन में होगा? क्वेश्चन का आंसर देना है। सुनाई आ रहा है? कहाँ पर होता है ज्यादा? सब ठीक। बोलो बोलो, कुछ सजा नहीं मिलेगी फोन पे। कहाँ होता है? हाँ, ठीक बोल रही हो। ठीक है, ऐसे तुम लोग को नीट में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो ये है रिट्रोसिकल, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रिट्रोसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी देना 40-50 लोग। एक्टिनोमाइसिस में क्या दवा दे रहे थे हम लोग? पेनिसिलिन जी। वेरी गुड। ठीक, तो राइट इलेक्ट फोसा के, हाँ बोलो, हेलो। तो राइट इलियक फोसा बहुत इजी है, बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा कई बार एब्डोमेन का केस मिलता है, तो यदि सामने वाला स्टूडेंट को ज्यादा नहीं समझ आ रहा है तो कोई भी इस चीज पे अपेंडिक्स पे वाइवा ले लेता है। तो अपेंडिक्स की एनाटॉमी जरूर याद करना। यदि मेरे पास जो भी बच्चा आएगा तो अपेंडिक्स की वेस्कुलर सप्लाई में हमेशा पूछती हूँ। किसी को पता है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स? सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ के पूरा आधा नंबर दे देती हूँ। अपेंडिक्स की आर्टरी सप्लाई मालूम है किसी को? Appendicular artery. इज द ब्रांच ऑफ इलियोसिकल आर्टरी। Ileocollic. राइट इलियोकोलिक। इलियोकोलिक। ठीक है, तो हम तुम लोग हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी कोई आर्गन पढ़ोगे उसकी एनाटॉमी जरूर पढ़ना। आजकल कई बार क्वेश्चन जो बाहर से आता है उसमें वो एनाटॉमी पूछ लेता फिजियोलॉजी के साथ। ठीक है, अब मेरी क्लास खत्म, तुम लोग एक बार ये तुम्हारे सीआर को मैं पूरा अपना भेज दे रही हूँ स्लाइड, तो उससे एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। हेलो। यस मैम। अब वो सीआर मेरे उसमें मोबाइल में अपेंडिक्स, वो सॉरी अपेंडिक्स बोल रही है, अटेंडेंस भेज देगा। ठीक है, अटेंडेंस मेरे को सेंड कर देना। यस मैम।